पुनः हम लोग यूजीसी नेट, जीआरएफ और सेट के लिए जो पेपर 1 है उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्याय 5। इससे पहले हम लोग चैप्टर 4 तक पिछले लेसन में बता चुके हैं और इसमें हम लोग जो चैप्टर 5 में जो यूनिट 3 है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें गद्यांश, शब्दावली, निष्कर्ष निकालना और इसमें मेन उद्देश्य है पठन बोध की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का तात्पर्य है किसी लिखित सामग्री को न केवल पढ़ना बल्कि उसे समझना, विश्लेषण करना और तार्किक निष्कर्ष निकालना। यह यूनिट पाठक की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वोकैबुलरी स्ट्रेंथ और इन्फरेंशियल थिंकिंग को परखती है। यूजीसी नेट पेपर 1 में यह खंडों छात्रों की इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल डिडक्शन और कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग की क्षमता का आकलन करती है। यह दर्शाता है कि विद्यार्थी किसी सूचना को कैसे ग्रहण करते हैं, उनका विश्लेषण कैसे किया जाता है और उससे व्यवहारिक निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। और इसमें नेचर ऑफ पैसेज किस प्रकार का है, गद्यांश की प्रकृति किस प्रकार की है। परीक्षा में आने वाले अनसीन पैसेज आमतौर पर 150 से 200 शब्दों के होते हैं, जिसमें विविध विषयों को शामिल किया जाता है, जैसे एजुकेशन, एनवायरमेंट, सोशल इश्यूज, टेक्नोलॉजी, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। ये इस पर जो है पैसेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग को ध्यान रखना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूजीसी नेट पेपर 1 ऐसा खंड है जो भाषा की समझ, तर्क क्षमता और विश्लेषणात्मक सोच तीनों को एक साथ परखती है। यह खंड दिखने में सरल लग सकते हैं, परंतु इनके उत्तर तभी सही दिए जा सकते हैं जब छात्र एक्टिव रीडिंग, कॉन्टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन और वोकैबुलरी प्रिसीजन में दक्ष हो। चलिए हम लोग इसके विशेष जो है क्या क्या देखना रहता है इस पर हम लोग आते हैं। जैसे कि यह पठन बोध को गद्यांश फैक्ट बेस्ड या ओपिनियन बेस्ड हो सकता है। इसमें लेखक का दृष्टिकोण, निष्कर्ष या किसी विषय पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी हो सकती है। प्रश्नों के प्रकार जो है, इसमें गद्यांश पढ़ने के बाद 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन, प्रत्यक्ष जानकारी से जुड़े हुए। इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस, अप्रत्यक्ष रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फैक्चुअल हो गया, इन्फ्रेंशियल हो गया। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, किसी शब्द का अर्थ या पर्यायवाची शब्द निकालना। टाइटल थीम आइडेंटिफिकेशन, गद्यांश का सार या उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकते हैं। ऑथर्स टोन और पर्पस, लेखक की शैली का उद्देश्य की पहचान। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होते हैं और ये सही उत्तर तभी दिया जा सकता है जब छात्र पूरे गद्यांश को सावधानी पूर्वक जो है समझदारी से और निर्णायक दृष्टिकोण से पढ़े। कुशल पाठन रणनीतियां हो सकती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित रणनीति का अत्यंत उपयोगी है, जैसे स्किमिंग, मुख्य विचारों को जल्दी से पहचानना, दैट इज स्किमिंग। स्कैनिंग, विशेष जानकारी को ढूंढना। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अप्रत्यक्ष जानकारी का निष्कर्ष निकालना। कॉन्टेक्स्ट क्लूज, शब्दों का अर्थ, उनसे प्रसंग समझना। पैराफ्रेजिंग, मूल विचारों को अपने शब्दों से दोहराना। इन रणनीतियों के प्रयोग से पठन की गति और समझ दोनों में सुधार होता है, जिससे परीक्षा में अधिक सटीक उत्तर दिया जा सकता है। शब्दावली के संदर्भ में वोकैबुलरी एंड कॉन्टेक्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में शब्दों की
कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को समझना महत्वपूर्ण होता है। कई बार परीक्षा परीक्षार्थी किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ जानता है, लेकिन प्रसंग में उनकी अर्थ भिन्न हो सकती है। इसीलिए वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट एक विशेष कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है, और इसमें निम्न तरीके को अपनाया जा सकता है। इसे रूट वर्ड्स को पहचानना, प्रीफिक्स सफिक्स के माध्यम से अर्थ निकालना, सिनोनिम और एंटोनिम के माध्यम से शब्दों की समझ बढ़ाना, नियमित रूप से न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, ओपिनियन कॉलम एंड एकेडमिक आर्टिकल को पढ़ना। इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन केवल सीधी जानकारी तक सीमित नहीं होता है। इसमें यह पूछा जाता है कि गद्यांश में अप्रकट रूप से क्या निहित है, अर्थात लेखक का छिपा हुआ संदेश, विचार, निष्कर्ष। इन्फरेंस क्वेश्चंस में उत्तर पाठ स्पष्ट नहीं होते, बल्कि पाठकों को तथ्य का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना होता है। यह क्षमता उच्च स्तरीय क्रिटिकल रीडिंग और एनालिटिकल रीजनिंग से आती है। तो और हम लोग चलिए इसको देखते हैं कि एमसीक्यू क्या है। इसके आधार पर एमसीक्यू है, जैसे कि एक पढ़ना है, भारत में शिक्षा प्रणाली एक गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 ने शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और नवाचार उन्मुख बनाने पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में केवल रचनात्मक ज्ञान ही नहीं, बल्कि आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान की क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित करना है। इसके तहत स्कूल में 3-5-3-4 संरचना अपनाया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों की अधिक स्वायत्तता दी गई है। नीति एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ और प्रभावशाली बन सके। हालांकि नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसमें जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, पाठ्यक्रम में बदलाव लाना और डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना, इन सभी को हकीकत प्रयास की आवश्यकता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो निश्चित नई यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली की 21वीं सदी की आवश्यकता का अनुरूप बन सकती है। जैसे अब इसमें क्वेश्चन जो पढ़ने के बाद क्वेश्चन है कि नई शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केवल परीक्षा प्रणाली को बदलना, शिक्षा को सस्ता बनाना, विद्यार्थियों को समग्र कौशल का विकास करना, केवल निजी शिक्षण संस्थानों को बनाना। तो इसका सही आचरण है विद्यार्थियों के समग्र कौशल का विकास करना। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि इसी तरह की जो बाकी क्वेश्चंस हैं कि कंप्रीहेंशन करके उनको जो है आंसर देना है, छोटे छोटे कंप्रीहेंशन है, और इसको बहुत खाली पढ़ने की आवश्यकता होती है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें समझ विकसित होगी और उसका आंसर देने में आपको आसानी होगी। तो हम लोग अगर अभी अगले अध्याय में यूनिट 4 को देखेंगे और चैप्टर 6। अभी हम लोग इसको यही सब समाप्त करते हैं, फिर अगले अध्याय में रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपको पसंद आता है इस चैनल को तो जरूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे कि अगला कोई एजुकेशन चैनल पर किसी तरह की एजुकेशन से संबंधित जानकारी हो जो आपको, आपके परिवार को, आपके आसपास को जरूरत हो, तो इसको जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।